चलिए आइए कीजिए 15वां विकसित शिखर सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, BRIC ब्रिक। सभी देशों के नामों के पहले पहले अक्षर से बना हुआ है। C से चीन है, I से भारत है इंडिया, R से रूस है और B से ब्राजील है। शुरू में ये 5 देशों का संगठन था। शुरू में ये 5 देशों का संगठन था जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसकी संकल्पना, दरअसल इसकी जो संकल्पना आई थी वो जिम ओ नील ने दी थी। संकल्पना इसकी दी थी जिम ओ नील ने दी थी। जिम ओ नील नाम के एक व्यक्ति ने यह विचार सबसे पहले दिया था ब्रिक का, और ब्रिक का पहला सम्मेलन हुआ था, ब्रिक का प्रथम सम्मेलन हुआ था 2009 में। ब्रिक का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। अगले साल 2010 में इसमें पहली बार दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ। दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया ब्रिक में। और उसके बाद ब्रिक का नाम चेंज होकर हो गया ब्रिक्स, BRICS। यहां एस से तात्पर्य दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से ब्रिक्स, BRICS। इन ब्रिक देशों की मुद्राएं हैं अपनी अपनी, और इन सभी देशों की मुद्राओं का जो पहला अक्षर है वो R से शुरू होता है। इन देशों की जो मुद्राएं हैं उन सभी मुद्राओं का पहला अक्षर जो है R से शुरू होता है। और ब्रिक्स में देश हैं 5, तो इसको मैं कह सकता हूं ये 5R का जो कॉन्सेप्ट है वो इन देशों की मुद्राओं से संबंधित है, जिनमें आपको पता है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। C से चीन की मुद्रा क्या है? रेमेनवी, चीन की रेमेनवी। भारत की आपको पता है रुपया, और रूस की आपको पता है रूबल, और ब्राजील की आपको पता है रियाल। आप देखेंगे सबके पहले अक्षर R से हैं, सबके पहले अक्षर R से हैं। रियाल में भी R, रूबल, रुपया, रैंड, रेमेनवी। तो इस तरह से ये 5R की जो संकल्पना है ये ब्रिक्स देशों की मुद्राओं को लेकर है। दरअसल मैं आपको बताना चाह रहा था ये ब्रिक्स का जो है 15वां जो शिखर सम्मेलन है ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो इससे पहले हमको 14वां भी जान लेना चाहिए, 13वां, 14वां और 15वां तीनों। तो 13वां जो सम्मेलन था, 13वां 2021 में ये भारत में हुआ था। 13वां 2021 में भारत में हुआ। ये 2022 में चीन में हुआ, और 2023 में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा साउथ अफ्रीका में। महत्वपूर्ण है आपके लिए बहुत। आप ये तीनों चीजें याद रखिए। 2021 में जो 13वां शिखर सम्मेलन था, 13वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था। 14वां शिखर सम्मेलन 2022 चीन में हुआ था, और 15वां शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में इसको लेकर फैसला हुआ है। दरअसल जो ब्रिक्स की जो बैठकें हैं वो इनके नामों के अनुसार ही क्रम से होती हैं। अब साउथ अफ्रीका में 2023 का होगा, तो अगले साल 24 में फिर ब्राजील से स्टार्ट होगा, फिर 25 में ये रूस होगा, फिर 26 में इंडिया होगा, फिर 27 में चीन होगा। ऐसे करके ये चलता रहता है। ठीक है।
मैं इसे मिटाता हूं। कर लिया आपने? मिटा दूं? बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इससे पहले आपको एक सम्मेलन और कराया था, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है ब्रिक्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले मैंने आपको एससीओ भी कराया था। तो एससीओ की अभी हाल ही में बैठक हुई थी, कहां पर? कजाकिस्तान के शहर कहां पे हुई थी? समरकंद में हुई थी। कजाकिस्तान के किस शहर में हुई थी? और समरकंद से ही कुछ दूर पर फरगना की रियासत है, फरगना, ठीक है। और इसी इलाके से बाबर आया था भारत में। इसी स्थान से कौन आया था? बाबर आया था भारत में। और बाबर ने जो पहला आक्रमण भारत पर किया था वो 1519 में किया था, बाजौर के किले पर। 1519 में कहां पर किया था? बाजौर के किले पर। और उसके बाद इसी आक्रमण उसने भेरे के किले को भी जीता। तो बाबर का पहला आक्रमण 1519 में। बाबर कहां से आया था? समरकंद से, ठीक है। बाबर ने भारत में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, 4। आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पैट के हिसाब से आपको करा देता हूं। पहला युद्ध उसने 1526 में लड़ा, दूसरा 1527 में लड़ा, फिर 1528 में और फिर 1529 में। ये 3 युद्ध, 4 युद्ध आपको याद करना है। ये पानीपत का युद्ध है और ये पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और ये 1527 में किसका? खानवा का युद्ध हुआ था। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और 1529 में ये घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर ने एक शानदार किताब लिखी, तुझ के बाबरी। ये पूरी की पूरी उसने, ये तुझ के बाबरी जो है उसने तुर्की भाषा में लिखी है। किस में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। वो इस किताब में भारतीयों की आलोचना भी करता है। वो इसी किताब में कृष्णदेव राय की बहुत तारीफ भी करता है। वो उसे भारत का सबसे अच्छा राजा बताता है। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे, कृष्णदेव राय। वो यहाँ बोलता है कि यहाँ ना गर्म पानी के मुहाने हैं, यहाँ बारिश होती है तो नदियाँ एक बार उबाल मार जाती हैं यहाँ। तो वो काफ़ी आलोचना करता है भारतीयों की इसी पुस्तक में, लेकिन कृष्णदेव राय की वो बहुत तारीफ करता है। तो एससीओ की ये बैठक उज्बेकिस्तान में हुई थी। एससीओ का जो गठन है, ये गठन कब हुआ था एससीओ का? एससीओ का गठन 1996 में हुआ था। और इसमें तब सदस्य थे 5। कितने सदस्य थे? 5। और इसे माना जाता था संघाई 5 के नाम से। एससीओ को कहते हैं, एससीओ को संघाई सहयोग संगठन। पहले इसका नाम था संघाई 5। पहले इसका नाम क्या था? तो इसमें रूस था, चीन था, तजाकिस्तान था, कजाकिस्तान और एक किर्गिस्तान। ये सारे रूस से टूटकर बने हुए हैं, ये सारे ये टुकड़े। और दरअसल इस संघाई 5 का निर्माण ही हुआ था कि रूस का कुछ देशों के साथ सीमा विवाद था और वो उस सीमा विवाद को इस संगठन के द्वारा हल करना चाह रहा था। उस सीमा विवाद को इस संगठन के द्वारा हल करना चाह रहा था। तो पहले इसका नाम संघाई 5 था और बाद में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। कब? बाद में इसमें उज्बेकिस्तान कब शामिल हुआ? 2001 में शामिल हुआ उज्बेकिस्तान। और फिर इसका नाम बदलकर क्या हो गया? संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग
संगठन इसका नाम हो गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, शंघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई थी शंघाई 5 से के नाम से, शंघाई 5 के नाम से स्थापना हुई। तब इसमें थे 5 देश, रूस था, चीन था, तजाकिस्तान था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। इसी उज्बेकिस्तान में बैठक हुई थी इस साल, उज्बेकिस्तान में 2022 में बैठक हुई थी समरकंद में, ठीक है, इसी उज्बेकिस्तान में बैठक हुई थी। और 2001 में इस शंघाई 5 का नाम बदल कर क्या हो गया, शंघाई सहयोग संगठन। बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लिए ये संगठन भी। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शंघाई सहयोग संगठन ये ऐसा संगठन है जो दुनिया की लमसम 60% आबादी को कवर करता है। चलिए चलें आगे, थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाइए। 2017 में, जून 2017 में इसमें कौन शामिल हुआ, भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य हो गए। जून 2017 में इसमें कौन कौन शामिल हो गए, भारत और पाकिस्तान। अब कितने संगठन, कितने सदस्य रह गए इसमें, 5 ये, 6 ये और 6 और 2 8 और एक और शामिल हुआ ईरान। तो अब कितने सदस्य हैं इसमें, 9 सदस्य हैं। एससीओ में कितने सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 2023 मतलब अगले साल 2023 में एससीओ की बैठक कहाँ होगी, भारत में होगी। अगले साल 2023 में एससीओ की बैठक कहाँ होगी, भारत में होगी। अगले साल 2023 2023 है ना, 2023 में भारत में कई बैठकें होनी हैं। 2023 में G20 की बैठक भी भारत में होगी। 2023 में G20 की बैठक भी कहाँ होगी, भारत में होगी। 2023 में G20 की बैठक भी कहाँ होगी, दरअसल इस समूह का एक 3 देशों को मिलाकर एक ट्रोइका का निर्माण होता है। इस समूह में 3 देशों को मिलाकर एक किसका निर्माण होता है, ट्रोइका का निर्माण होता है। इसका मतलब एक तो वो देश जिसमें सम्मेलन होगा, एक वो देश जिसमें सम्मेलन अगले साल होगा, और एक वो देश जिसमें सम्मेलन 1 साल पहले हो चुका है। तो ये G20 जो है 2022 में ये इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। और 23 में कहाँ होगा, भारत में होगा, ठीक है। 23 में कहाँ होगा, भारत में होगा। और फिर अगले साल कहाँ होगा, तो इन 3 देशों को मिलाकर इसका बनाया जाता है ट्रोइका। क्या बनाया जाता है, ट्रोइका। तो G20 का गठन, दरअसल G20 का जो गठन था ना, वो G8 के देशों ने ही मिलकर किया था। G20 का गठन किसने किया था, G8 के देशों ने ही किया था। किसका, G20 का। दरअसल इसमें पहले रूस भी था G8 में, रूस बाहर हो गया इससे, और रूस के बाहर होने के बाद ये जो ग्रुप था ये G7 रह गया। इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, G7। और G7 की 2022 में जो बैठक है ये जर्मनी में हुई थी। G7 की 2022 में बैठक कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी। 2022 में ये बैठक कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी। अब ध्यान दें आप, G20 2023 में कहाँ होगा, भारत में होगा। 2022 में कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। मैंने बोला G20 जो है उसी का निर्माण किया था G8 ने।
और G8 उसको पहले कहते थे, उससे रूस बाहर हो गया। क्या आपको पता है रूस क्यों बाहर हो गया? आपको पता है रूस क्यों बाहर हो गया? दरअसल उसने क्रीमिया प्रायद्वीप पर, क्रीमिया पर जो आजकल यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो क्रीमिया है, उस प्रायद्वीप पर उसने कब्जा कर लिया था 2014 में। इसीलिए उसको 14 में इस संगठन से बाहर कर दिया। किससे? G8 से। G8 से उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। किसको? रूस को, क्योंकि उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। किसी देश पर कब्जा करना अच्छी बात नहीं है। और प्रधानमंत्री कहते हैं ना, अब देश में युद्ध का माहौल नहीं है, पूरी दुनिया भर में अब युद्ध का दौर खत्म हो चुका है। हमने बहुत दिनों तक युद्ध देखे। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ, दूसरा युद्ध 1939 से लेकर 45 तक हुआ, और 1945 से लेकर, बड़ी महत्वपूर्ण बात, 1945 से लेकर के 1991 तक कितने साल हो गए? ये लमसम 46 साल तक शीत युद्ध चला। क्या चला? शीत युद्ध। शीत युद्ध एक ऐसी विचारधारा है जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के बीच, ये रूस और अमेरिका के बीच चला, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कोई भी हथियार नहीं चलाया, एक भी गोली नहीं चलाई, ना अमेरिका ने और ना रूस ने। पर दुनिया भर में इतने लोग मारे गए इस शीत युद्ध में, कुछ पूछिए नहीं। तो शीत युद्ध का मतलब होता है कि आपको किसी से कुछ बोलना नहीं है ना, और अगले वाले को भी आपसे कुछ नहीं बोलना, लेकिन अंदर अंदर दुश्मनी पलती है, कैसे आपको पटकनी उसे देनी है और उसे आपको। तो यही विचारधारा है शीत युद्ध। तो हमने ये लंबे युद्ध देखे। तो 1945 से 91 तक चला शीत युद्ध। किसके बीच? अमेरिका और रूस के बीच। फिर ये 1991 में क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ये हमारा परम दोस्त USSR, इसका हो गया विघटन हो गया। ठीक है ना। कौन राष्ट्रपति थे इसके? मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति थे, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है। ठीक है ना, उन्हीं के समय था ये मिखाइल गोर्बाचोव नाम था उनका। और मिखाइल गोर्बाचोव के समय ही USSR मतलब सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं, उसका विघटन हो गया और 15 नए देशों का निर्माण हुआ। कितने? 15 नए देशों का निर्माण हुआ। और इन्हीं देशों के साथ जो सीमा विवाद हुआ, उसी के लिए गठन हुआ था किसका? SCO। और ये शुरुआत हुई थी इसकी संघाई 5 के नाम से। किसके नाम से? संघाई 5 के नाम से। आपको समझ में आ गई? मैंने पूरा इतिहास बता दी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगले बार ध्यान रखें। आपको मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं करवाए, ये भी आप कर लो। ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहले मैं करवा चुका हूं एक बार। आपसे पूछेगा ये कौन से नंबर के थे, तो ये 22वें थे, पहली बात। दूसरी बात पूछेगा ये कब हुए, तो 2022 में हुए। ये कहाँ हुए? तो इंग्लैंड में एक स्थान है बर्मिंघम में हुए। कहाँ पे हुए? बर्मिंघम में हुए। और फिर आपसे पूछेगा इसका शुभंकर क्या है? मॉस्को। तो शुभंकर इसका लिख देना पेरी द बुल। फिर पूछेगा इसमें कौन से स्थान पर था भारत, तो भारत था 4th स्थान पर। पहले स्थान पर कौन था, दूसरे पे कौन था और तीसरे पे कौन था? पहले पर बताएं ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे पे बताएं। भारत ने कुल 22 गोल्ड जीते और टोटल उसने कितने पदक जीते हैं? 61।
दूसरे स्थान पर कौन था राष्ट्रमंडल खेतों में? दूसरे स्थान पर जल्दी बताइए। दूसरे स्थान पर कनाडा और तीसरे पर ब्रिटेन और चौथे पर मैंने आपको बता दिया भारत। चौथे पर मैंने आपको बता दिया भारत। ठीक है, 22 स्वर्ण जीते थे भारत ने। इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अगर आगे बात बढ़े तो आपसे पूछ सकता है अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे, तो अगले जो खेल होंगे वो 2026 में होंगे। कहाँ होंगे? और ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 2026 में कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अगले खेल कहाँ होंगे? 2026 में ऑस्ट्रेलिया। जगह का नाम बताओ। हैं? गोल्ड कोस्ट में हो। ठीक है, यही है। ओलंपिक खेल भी 4 साल बाद होते हैं। ओलंपिक खेल भी 4 साल बाद होते हैं और राष्ट्रमंडल खेल भी 4 साल बाद होते हैं। आप मुझे बताएंगे पहले राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? पहले वाले पहले 1930 में हुए थे। कहाँ? हैमिल्टन में हुए थे। कहाँ हुए थे? हैमिल्टन कहाँ पर है? कनाडा में। अब मैं आपसे पूछूंगा भारत में भी कभी हुए थे? भारत में 2010 में हुए थे। कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए थे। कहाँ? हैमिल्टन में हुए थे। और भारत में हुए 2010 में। क्या? राष्ट्रमंडल खेल। आप जानते हैं राष्ट्रमंडल होता क्या है? राष्ट्रमंडल जिसे कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं, दरअसल वो समूह है जो देश कभी ब्रिटेन के अधीन रहे थे, उन देशों से मिलकर बनाए राष्ट्रमंडल संघ। उन देशों से मिलकर बनाए राष्ट्रमंडल संघ। तो जो ब्रिटेन का राजा या रानी होता है वो इसके हेड होते हैं। आपको पता है अभी महारानी तो निकल ली, अब कौन आ गए? ब्रिटेन के राजा बने कौन? प्रिंस चार्ल्स कौन? थर्ड। प्रिंस चार्ल्स थर्ड तीसरे बने। तो अब राष्ट्रमंडल के हेड कौन होंगे? यही होंगे, प्रिंस चार्ल्स थर्ड, ये हेड होंगे। महारानी दुनिया में सबसे अधिक समय तक राज करने वाली रही। ज़्यादातर लोगों ने उन्हें ही राज करते देखा है। आपके पिताजी ने भी, है ना, और आपने भी बहुत लंबे समय तक राज किया। तो राष्ट्रमंडल खेल 22 में थे, बर्मिंघम में हुए। शुभंकर पेरीदाबोल, भारत का स्थान चौथा। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और अगले होंगे 2022 में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अगले होंगे 2022 में। कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, 2026 में ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। अब मुझे आप बताइए ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी आप मुझे बताइए। और अब ऑस्ट्रेलिया की नहीं, सभी महाद्वीपों की सबसे लंबी नदियां आप मुझे बताइए और मैं करता हूं। तो पहली को ऑस्ट्रेलिया की मैंने आपसे पूछी, ऑस्ट्रेलिया की है मरे डार्लिंग। ठीक है। अब मैं एशिया की पूछूंगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांग टीसी क्या? अब मैं पूछूंगा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लिखेंगे वोल्गा। फिर हम पूछूंगा मैं दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लिखेंगे अमेजन। फिर पूछूंगा मैं उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लिखेंगे मिसिसिपी, मिसौरी। अब कौन रह गया? अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी, इसे दुनिया जानता है। ये नील नदी भी
कहीं कहीं लिखा रहता है दुनिया की सबसे लंबी, और ये अमेजन भी। तो दरअसल अगर केवल लंबाई नापेंगे तो दुनिया की सबसे लंबी नदी होगी नील। और अगर आप बहाव के आधार पर नापेंगे, बहाव मतलब मेरे कहने का मतलब जो ये बीच वाला जो इलाका है ये बड़ा है अमेजन नदी का। बीच वाला इलाका है जो बड़ा है वो किसका है? अमेजन नदी का इलाका बड़ा है। ठीक से कर लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा क्या? एक बार इनको दिखा भी देना, मैं इधर से मिटा देता हूं। अमेजन में ही, यहीं पर अमेजन जंगल है। यहाँ पर दुनिया की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। दरअसल ये विषुवत रेखा के निकट का रास्ता है, निकट का इलाका है। और ज़्यादातर वर्ष में सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती रहती हैं। वर्ष में अधिकतर सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? ये बीच में कौन सी है? ये विषुवत रेखा है बीच में, ठीक है ना। और 23.5 डिग्री ये साउथ है, ये मकर रेखा है। ये कौन सी है? और ये 23.5 डिग्री उत्तरी है, और ये कर्क रेखा है, ठीक है ना। तो ये कर्क रेखा, तो ज़्यादातर सूर्य की किरणें इसी पर लंबवत पड़ती हैं। मैंने आपको बोला था एक बार 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये वाला पोल जो होता है उत्तरी होता है और ये नीचे दक्षिणी होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, तो मार्च के बाद क्या होता है कि सूर्य जो होता है मार्च अप्रैल मई जून सूर्य उत्तरायण की तरफ हो जाता है। मार्च में सूर्य क्या होता है? उत्तरायण की तरफ हो जाता है मार्च में। तो जून में भारत में सबसे अधिक गर्मी होती है कि नहीं? और ये 21 मार्च और 23 सितंबर के बाद सूर्य क्या हो जाता है? दक्षिणायन हो जाता है। तो इधर बहुत ठंड पड़ती है। फिर इधर अगर सूर्य इधर होगा तो ठंड इधर होगी, और सूर्य इधर होगा तो ठंड इधर होगी, ठीक है कि नहीं। तो इस वाले इलाके में गर्मी कब पड़ेगी? जब सूर्य दक्षिणायन होगा तब, जब सूर्य दक्षिणायन होगा तब। इसीलिए विषुवत रेखा के आसपास के इलाके में दिन और रात बराबर रहते हैं, है कि नहीं। आप देखोगे ना, ये जब सूर्य उत्तरायण होता है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है कि नहीं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ पे होता है? भारत में नहीं होता, ठीक है कि नहीं। और सबसे छोटा 22 दिसंबर। चलिए ये कर लिए, आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। इसमें बांग्लादेश विजेता था बांग्लादेश। सैफ देशों के बीच होती है, और उप विजेता था नेपाल। हेडिंग डालिए आप, डूरंड कप लिखना।
ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। एशिया का सबसे पुराना है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। कई बार पूछा गया ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कई बार पूछा गया है किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इसका विजेता लिखना, बंगलुरु ने जीता इसे। बंगलुरु। उपविजेता लिख देना मुंबई, उपविजेता लिख देना इसका मुंबई। लिखिए विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। दरअसल पृथ्वी से सबसे ऊपर का जो भाग होता है, जमीन से ठीक ऊपर का जो भाग होता है, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल का जो ऊपरी भाग होता है, क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर होता है, इसे समताप मंडल कहते हैं। और इसी समताप मंडल में ओजोन परत स्थित होती है। इसी समताप मंडल में क्या स्थित होती है? ओजोन परत स्थित होती है। दरअसल इस ओजोन परत की वजह से जो सूर्य की तरफ से जो परावैंगनी किरणें आती हैं, जो विकिरण आता है, वो ओजोन परत रोक लेती है। ये जो सूर्य का विकिरण होता है, उस सूर्य के विकिरण को ये रोक लेती है। सूर्य के विकिरण को ये रोक लेती है। कौन? ओजोन परत। अगर ये विकिरण न रोके, अगर ये विकिरण न रोके तो आपको त्वचा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाए। क्या हो सकता है आपको? बीमारी क्या होगी आपको? त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें इसको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, CFC। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। इस ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था 1987 में। कनाडा के कहां पर? मॉन्ट्रियल में हुआ था। कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। इसे ही कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? और आप ये बताएं मुझे, ये हुआ था 1987 में। तो अभी कितने साल हो गए इसको? कितने साल हो गए इसको? 35 वर्ष हो गए। तो इसकी थीम लिखिए। इस बार जो ओजोन परत, इस बार जो ओजोन दिवस हुआ, उसकी थीम लिखिए, इसी से संबंधित है। लिखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ, प्रोटेक्टिंग लाइफ
ऑन द अर्थ, ये इसकी थीम थी, बहुत लंबी है। आप इतना ही याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, इसी से ही आप पकड़ लेंगे। आप हिंदी में चाहो तो लिख लो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। इसका मतलब सीधा सा है, जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था उसको हो गए 35 साल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। बस इतना आप लिखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, यहां लिख देंगे आप, यही बहुत महत्वपूर्ण है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण से क्या संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैं आपको बता दूं, जो ओजोन परत है ना, इसकी जो मोटाई है, ये डावसन में मापी जाती है। काय में मापी जाती है? हाँ, ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में मापी जाती है? डावसन में मापी जाती है। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 16 सितंबर 1995 को। पहली बार आपसे पूछेगा नहीं, 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था पहली बार। ठीक है ना? पहली बार कब मनाया गया था? 16 सितंबर 1995। किसके लिए? ओजोन परत कहाँ स्थित होती है? समताप मंडल। कहाँ स्थित होती है? काम क्या है उसका? सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण को रोकना। सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण को रोकना। अगर विकिरण नहीं रुकेगा तो क्या हो जाएगा? त्वचा सेंसर। ओजोन परत की जो मोटाई है किस में मापी जाती है? डावसन। ओजोन परत की मोटाई डावसन में मापी जाती है। ठीक है। और ओजोन परत होती है समताप मंडल में। इसके नीचे ये क्षोभ मंडल है, और जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, वायुमंडलीय जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब इसी में होती हैं। सारी की सारी वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ध्यान रखना, जैसे वर्षा है, ठीक है ना, बारिश है, बिजली का कड़कना है ना, हवा भी इधर ही सबसे ज़्यादा होती है, नमी भी इधर ही सबसे अधिक होती है। सारी की सारी वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। अब सारी घटनाएं इधर होती हैं तो ये मंडल साफ होगा या फिर धुंधला होगा? है ना, क्लियर नहीं होगा ना। सारी घटनाएं इधर ही हैं, बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रही है, तो इसीलिए वायुयान चालक इधर वायुयान नहीं उड़ाते हैं। इधर वायुयान, तो सारे वायुयान चालक किधर वायुयान उड़ाते हैं? हाँ, तो ये यहाँ वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। ये आपके पेट में पूछा गया था 2 बार, और ये सुपर टेट में भी, कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। क्योंकि उसका मौसम बिल्कुल साफ होता है, वहाँ कुछ भी नहीं होता, एकदम क्लियर विजन होता है। और क्षोभ मंडल में क्यों नहीं होता? क्योंकि सारी वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में। दोनों मंडलों को आप ध्यान रखिएगा। एक और बात, ये आप 22 मार्च, 22 अप्रैल और एक है 22 मई, ये 3 आंकड़े आप जरूर याद रखें। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस। बाईस मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो में। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो में। कब? 1992 में। कब हुआ? 1992 में हुआ था। रियो कहाँ पर है?
ब्राजील में। रियो कहाँ पर है? ब्राजील। पर्यावरण से संरक्षण, जब पर्यावरण की बात हो रही है तो पर्यावरण संरक्षण के 3-4 अधिनियम और बताइए आप। एक तो ये बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ, और एक बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब पास हुआ, और एक बताइए आप जैव विविधता अधिनियम कब हुआ, और एक बताइए महामारी अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986, वन्यजीव संरक्षण ये 1972, जैव विविधता अधिनियम ये 2002 और महामारी 1897। ये और आप ध्यान रखें चारों, ये आप और ध्यान रखें चारों। चलिए एक हेडिंग डालिए अमृत सरोवर। अमृत सरोवर लिखिए आप इसमें। इस अमृत सरोवर का तात्पर्य है जल का संरक्षण करना। जल का क्या करना आप? संरक्षण करना। कैसे करेंगे संरक्षण? बारिश होती है, उसका ज़्यादातर पानी छतों से नालियों से होता हुआ चला जाता है, सब बह जाता है ना। अब इस पानी को संरक्षित करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवई गांव में ये अमृत सरोवर स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव, ये पटवई गांव में, यहाँ पर अमृत सरोवर शुरू किया गया। ये योजना अमृत सरोवर, ये योजना बस इतना याद रखना, ये किससे संबंधित है? जल के संरक्षण से संबंधित है। जल के संरक्षण से संबंधित है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे शुद्ध जो जल होता है, सबसे शुद्ध जल होता है वो किसका होता है? वर्षा का होता है। सबसे शुद्ध जल किसका होता है? वर्षा का होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को ही मिला था क्या? उत्तर प्रदेश को क्या मिला था? राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला? उत्तर प्रदेश। लिखिए अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता। अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में भी नेपाल उपविजेता था। विजेता था भारत और उपविजेता कौन था? नेपाल। उपविजेता कौन था? नेपाल। नेपाल आपका पड़ोसी देश, और नेपाल में ही किसका मुख्यालय?
नेपाल में ही किसका मुख्यालय है? सार्क का, या इसको दक्षेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कब स्थापना हुई है सार्क की? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? काठमांडू में। कितने देश हैं सार्क में? कितने देश हैं सार्क में? 8 देश हैं। कितने देश हैं सार्क में? 8 देश। नेपाल सार्क। जो रामायण सर्किट है, रामायण सर्किट से जो है ना, जो रामायण सर्किट है ना, अगर पूछेगा इसमें कौन सा देश शामिल है, तो रामायण सर्किट में नेपाल शामिल है। अभी अंबेडकर सर्किट भी चला है। तो अंबेडकर से संबंधित जो 5 महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ उनका जन्म हुआ है, जहाँ उनका शिक्षा हुआ है, जहाँ उनकी दीक्षा हुई है ना, उनको सबको जोड़ा जाएगा। डालिए, लिखिए अंबेडकर सर्किट, बहुत महत्वपूर्ण। हाल ही में तेलंगाना ने अपने राज्य के सचिवालय का नाम जो है अंबेडकर के नाम पर रखा था। आप पहले आप लिखिए अंबेडकर सर्किट। जो अंबेडकर से, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े स्थान थे ना, वो 5 स्थान उनसे जुड़े थे। अंबेडकर साहब से क्या स्थान जुड़े थे? तो इन्हें कहा गया पंच तीर्थ। जो 5 स्थान अंबेडकर की कर्म भूमि, जन्मभूमि, ठीक है, से जुड़े थे, उन्हें क्या कहा गया? पंच तीर्थ कहा गया। 5 नाम दिए गए। एक लिखिए, इसमें लिखेंगे पहले तो इनका जन्म हुआ होगा ना, तो जन्मभूमि। दूसरा लिखिए दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि। महापरिनिर्वाण। ये कौन रह गया? शिक्षा भूमि। एक कौन रह गया? शिक्षा भूमि। ये 5 स्थान है। क्या स्थान है ये? 5। तो इनको क्या कहा गया है? पंचतीर्थ। ये 5 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ दीक्षा, जहाँ चैत्य, जहाँ मृत्यु, जहाँ शिक्षा, उन सब को आपस में जोड़ा जाएगा। तो जन्म उनका हुआ था मध्य प्रदेश में। लिखिए मध्य प्रदेश के महू में हुआ था जन्म। और दीक्षा भूमि थी उनकी नागपुर, ये मध्य प्रदेश। और चैत्य भूमि मुंबई। शिक्षा भूमि उनकी लंदन थी। और महापरिनिर्वाण दिल्ली में हुआ था उनका। तेलंगाना में जो वहाँ का सचिवालय है, उसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। लिख लेना यहीं पर। जो तेलंगाना सरकार है, उसने अपने सचिवालय का नाम, उसने अपने जो सचिवालय का नाम है भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है। BR अंबेडकर के नाम पर रखा है।
अंबेडकर के नाम पर रखा। मैं थोड़ी सी उनकी यात्रा आपको करवाता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की महान विभूति, संविधान निर्माता कहा जाता है उनको, और वो प्रारूपी समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उस समिति के वो अध्यक्ष थे। और लंदन में वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, तीनों में। और कांग्रेस ने लिया था सिर्फ दूसरे वाले में। कांग्रेस ने लिया था दूसरे वाले, पहले वाले में भी कांग्रेस नहीं गई और तीसरे वाले में भी कांग्रेस नहीं गई। और कांग्रेस की तरफ से उसके आधिकारिक प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी और लोग उनके साथ थे, ठीक है, और लोग उनके साथ थे। ये कर लिया आपने? चलिए, तो मैं आपको तो अंबेडकर साहब जो हैं, पहली बात, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप, इस समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था? भाग लिया था। ये कब हुए थे? 1930 में हुआ, 1931 में हुए और 1932 में हुए। जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे तो भारत में क्या हो रहा था? उसी समय भारत में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चल रहा था भारत में? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को क्या किया था? दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च किया था, 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना। कब खत्म हुआ ये? 5 अप्रैल 1930 को। इसे दांडी मार्च कहते हैं। तो पहले ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो भारत में जो वायसराय थे उनका नाम था इरविन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। पहला वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ, कांग्रेस की तरफ से कोई गया नहीं। आपको पता है कांग्रेस उस समय भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। उस समय भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। अगर किसी सम्मेलन में, किसी समझौते में जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के संबंध में किया जाना है, उसमें अगर कांग्रेस की भूमिका नहीं है, कांग्रेस नहीं गई, तो उस सम्मेलन का कोई भी मतलब नहीं। तो पहले वाले सम्मेलन में कांग्रेस गई ही नहीं, इसीलिए इरविन को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो किसी भी तरह गांधी जी को मनाएं। तो गांधी जी को मनाया गया और गांधी इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है ना। कब हुआ? 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931 में हुआ। और इस समझौते की ये खास बात थी कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। गांधी जी ने भी कई मांगे रखी। गांधी जी ने कहा कि जो भी आंदोलनकारी हैं, जो हिंसा में सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए। कर दिया गया रिहा, लेकिन जो हिंसा में इन्वॉल्व थे उन्हें नहीं छोड़ा गया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं। कहाँ? लंदन में। कहाँ हुआ था सम्मेलन? लंदन में। ये सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था ये सम्मेलन में। और जब इसकी सीढ़ियां चढ़ रहे थे ना गांधी जी, जब इसकी सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी फ्रैंक मोरिस नाम के व्यक्ति ने उनको कह दिया था कि ये अर्धनंगे फकीर का सेंट जेम्स की पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का अनोखा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। अर्धनंगा फकीर कह दिया था, उसको पता नहीं था। आपको पता है गांधी जी जैसा व्यक्ति पूरे 100 सालों में, जिस सदी में वो पैदा हुए, उन पूरे 100 सालों में कोई भी पैदा नहीं हुआ इतना महान व्यक्ति। और कुछ लोग तो ये कहते हैं महात्मा बुद्ध के बाद
गांधी जी पहले व्यक्ति थे जो इतने लोकप्रिय थे दुनिया भर में। ठीक है, आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है।